जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यदि कोई आपसे कहे कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी के बाद उनकी स्मृति में स्मारक बनाए जाने का गांधी जी ने विरोध किया था, तो क्या आप विश्वास करेंगे? और यदि उन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया? क्या उनका ऐसा करना सही था? आज इन सभी प्रश्नों के उत्तर तलाशेंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का योगदान अतुलनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं। उनके आह्वान पर लाखों लोग उनकी जय बोलते हुए मैदान में उतरे थे। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी दीवाने थे जो सिर पर कफन बांधकर वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ हंसते हुए फांसी के फंदे चूम रहे थे। दोनों का लक्ष्य था भारत की आजादी, पर मार्ग अलग थे। एक में जोखिम कम था, दूसरे में सिर की बाजी लगी थी। 23 मार्च 1931 को लाहौर में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। यह वो समय था जब भगत सिंह की लोकप्रियता देश में गांधी जी से कम नहीं थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के बड़े नेता डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, जो वर्ष 1939 में नेताजी सुभाष के विरुद्ध गांधी जी के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े थे, उन्होंने 3 खंडों में कांग्रेस का इतिहास लिखा। इसके प्रथम खंड के पृष्ठ 420 पर सीतारमैया इस बात की पुष्टि करते हैं कि भगत सिंह की लोकप्रियता उन दिनों गांधी जी से कम नहीं थी। उसी समय की भारत सरकार के होम डिपार्टमेंट पॉलिटिकल फाइल संख्या 4/12-1931 नेशनल आर्काइव्स के ऑफिशियल पोर्टल अभिलेख पटल पर आज वो फाइल देखेंगे। दोस्तों, 9-10 जून 1931 को पंजाब सीआईडी ने भारत सरकार में आईबी के डिप्टी डायरेक्टर को एक पत्र लिखा। इस पत्र के साथ एक और पत्र संलग्न था, जो मेहता आनंद किशोर द्वारा जमनालाल बजाज को लिखा गया था। मेहता आनंद किशोर के पत्र को अंग्रेजों ने चोरी से खोल लिया था। ये मेहता आनंद किशोर भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह के मित्र भी थे। आपको भगत सिंह के बचपन की वो घटना याद होगी जब भगत सिंह खेत में खेलते हुए कुछ तिनके मिट्टी में खड़े कर रहे थे। उनके पिता और मेहता आनंद किशोर वहां पहुंच गए थे। उन्होंने भगत सिंह से पूछा था, क्या कर रहे हो? भगत सिंह ने उत्तर दिया था, बंदूकें बो रहा हूं। उन्होंने पूछा, क्या करोगे बंदूकों का? बाल भगत सिंह ने कहा, अंग्रेजों को देश से निकालूंगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या संबंध था मेहता आनंद किशोर के उस पत्र का जो उन्होंने जमनालाल बजाज को लिखा भगत सिंह की स्मृति में बनने वाले स्मारक से, और क्या कहा गया था उसमें। दोस्तों, मेरे पीछे अभिलेख पटल का पोर्टल खुला हुआ है। इस पे ये देखेंगे, ये फाइल नंबर 4/12-1931 की होम पॉलिटिकल ये फाइल ये खुली हुई है। आप इस फाइल को कैसे खोलेंगे? अभिलेख पटल पर लॉगिन करिए, फिर एडवांस सर्च पर क्लिक करिए और वहां फिर सर्च बॉक्स में वहां टाइप करिएगा, ये कीवर्ड्स हैं, मैं आपको बता रहा हूं, अपील्स फॉर फंड्स टू, इतना भर लिख देंगे तो आगे ये ऑप्शन आ जाएगा। आप उसको क्लिक करिए, ये फाइल ओपन हो जाएगी। मैं इसको फुल व्यू करता हूं। ये वो फाइल है और इसको चलिए देख लेते हैं। ये देखिएगा, ये वो फाइल है 4/12-1931 होम डिपार्टमेंट पॉलिटिकल, और इस पे ये फर्स्ट पेज देखेंगे, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब 9/10 जून 1931। शिमला उस जमाने में गर्मी के दिनों में भारत की राजधानी भी थी और पंजाब की राजधानी भी हुआ करती थी। उस जमाने का जो पंजाब था उसमें वो पंजाब भी था जो आज पाकिस्तान में है, वो पंजाब भी था जो आज भारत में है, हरियाणा भी था, और हिमाचल प्रदेश का भी बहुत सा हिस्सा, रियासतों को छोड़ दें तो बाकी का हिमाचल प्रदेश, ये सारा पंजाब हुआ करता था। तो शिमला भी पंजाब का हिस्सा था। ये देखेंगे क्या लिखा है इसमें, प्लीज रेफर टू योर सीक्रेट लेटर नंबर -2 जून 1931। 2 जून 1931 को भारत सरकार के इंटेलिजेंस ब्यूरो से पंजाब सरकार को भी कोई पत्र इस संबंध में लिखा गया है पहले, जैसा यहां जिक्र है। कि किस बारे में है ये? ऑन द सब्जेक्ट ऑफ अपील फॉर फंड्स फॉर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव मेमोरियल। और आगे क्या लिखते हैं?
I am desired to forward herewith a copy of a letter from Mehta Anand Kishore, General Secretary of the All India Bhagat Singh Rajguru Sukhdev Memorial Committee, Lahore, to the address of Jamna Lal Bajaj, Bombay, together with a list of the members of the working committee for your information. भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का मेमोरियल बनाया जा रहा है और उसके लिए फंड्स इकट्ठे किए जा रहे हैं, और इस संबंध में मेहता आनंद किशोर ने जमनालाल बजाज को एक पत्र लिखा है, उसकी कॉपी मैं आपको भेज रहा हूं। और ये सीक्रेट पत्र है, सीक्रेट, ये आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है, ये सीक्रेट कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है, सब गोपनीयता के साथ हो रहा था। अब जमनालाल बजाज को लिखा गया मेहता आनंद किशोर का वो पत्र, ये देखिए, ये उस पत्र का टेक्स्ट इन्होंने यहां लिखा। लाहौर में ये ऑल इंडिया भगत सिंह राजगुरु सुखदेव मेमोरियल कमेटी, अनारकली पैसा अखबार स्ट्रीट, लाहौर, वहां ये ऑफिस खुला हुआ था इस मेमोरियल कमेटी का। वहां से ये पत्र लिखा गया जमनालाल बजाज जी को, और क्या लिख रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता थे, ट्रेजरर भी रहे हैं कांग्रेस के जमनालाल बजाज। क्या लिखा गया? आई हैव द ऑनर टू इन्फॉर्म यू that on 28th April 1931 a meeting was held in the Bradlaugh Hall, Lahore, in order to form an All India Martyrs Memorial Committee. Invitations were sent to the All India leaders and other public workers to attend the meeting. Besides other, the following gentlemen attended the meeting. कौन कौन उस मीटिंग में आए थे? प्रमुख लोगों में उनके नाम यहां दिए गए हैं। डॉक्टर सत्यपाल हैं, बाबा निहाल सिंह हैं, लाला पिंडी दास हैं, मेहता आनंद किशोर हैं, सरदार किशन सिंह भगत सिंह जी के पिताजी, सरदार मंगल सिंह, संत मंगल सिंह, मौलवी अब्दुल गनी, एल पृथ्वी चंद ऑफ फिरोजपुर, डॉक्टर मोहम्मद आलम और डॉक्टर धर्मवीर, गोपाल सिंह, सरदार सरदूल सिंह आदि। ये वहां पर उस मीटिंग में हाजिर हैं, और बाकी भी बहुत सारे लोग रहे होंगे, ये प्रमुख हैं। और इस मीटिंग के लिए कांग्रेस के कुछ और नेताओं के शुभकामना संदेश भी इनको मिले थे, जिसमें डॉक्टर एम ए अंसारी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, इनकी तरफ से भी आया, डॉक्टर सत्यमूर्ति, डॉक्टर सेन गुप्ता बंगाल के, ये भी बड़े नेता थे। खैर, कि जब बन जाएगा, ये फंड क्रिएट हो जाएगा, तो मेमोरियल कैसा होगा? कोई स्टैचूज नहीं लगाए जा रहे थे बड़े बड़े वहां पे शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के, नहीं। आप देखेंगे तो बड़ा ही नोबल कोज था। क्या कह रहे हैं? टू बिल्ड अ वर्कर्स होम, वर्कर्स होम बनेगा, एंड अ लेक्चर हॉल, एक लेक्चर हॉल बनेगा, टू फाउंड लाइब्रेरी एंड अ रीडिंग रूम, लाइब्रेरी एंड अ रीडिंग रूम, टू मेंटेन अ परमानेंट फंड with the interest of which to relieve the sufferings of the political prisoners and to help their families. जो political prisoners, देश की आजादी के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, उनके परिवारों पर जो तकलीफें आ रही हैं, हजारों हैं, लाखों हैं, उनके परिवारों की मदद करेंगे इस फंड पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उससे। और क्या करेंगे? To maintain another permanent fund with the interest of which to conduct the defense of political cases. आजादी के लिए लड़ने वाले बहुत सारे तो ऐसे थे, क्रांतिकारियों में विशेष तौर पर ऐसे होते थे कि उनसे समाज भी किनारा कर लेता था, उनके मुकदमे लड़ने को कोई नहीं मिलता था, इतने पैसे नहीं होते थे बहुत महंगे महंगे वकील हायर कर सकें। तो कहते हैं कि ये जो 10 लाख रुपए का फंड इकट्ठा होगा, इससे वर्कर्स होम बनाएंगे, इससे लाइब्रेरी सेटअप करेंगे, रीडिंग रूम सेटअप करेंगे, लेक्चर हॉल सेटअप करेंगे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के परिवारों की मदद करेंगे, इसी में से एक हिस्सा अलग रखेंगे, फिक्स डिपॉजिट करवा दिया या जैसा भी है, उससे उसके इंटरेस्ट से हम ऐसा करेंगे। और ऐसा ही एक और फंड इसी 10 लाख में से निकलेगा, उसके इंटरेस्ट से हम वकीलों के खर्चे जो भी होंगे पॉलिटिकल प्रिजनर्स के मुकदमे लड़ने में, वो उनके परिवारों पर कम से कम वो मुसीबत तो ना पड़े जो देश की आज़ादी के लिए पहले से लड़ रहे हैं, उनके मुकदमे लड़ने के लिए भी परिवारों को कितनी तकलीफें होती थी। तो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेमोरियल। ऐसा वहां रेजोल्यूशन पास हुआ था, और ये बताया अपने इस पत्र में। मेहता आनंद किशोर जनरल सेक्रेटरी थे उस मेमोरियल कमेटी के। अब
देखिए हुआ क्या, ये लेटर सीआईडी पंजाब ने इंटरसेप्ट कर लिया और भारत सरकार इंटेलिजेंस ब्यूरो को भेज दिया, क्योंकि भारत सरकार को भी ये सुगबुगाहट तो हो ही रही थी ना, पता तो चल ही रहा होगा कि ऐसी ऐसी कोशिशें चल रही हैं। तो भारत सरकार की तरफ से पंजाब सरकार को कहा जा रहा था कि इसमें कोई डेवलपमेंट है, आप हमें बताएं। तो खैर ये पत्र जब आईबी को आया तो आईबी ने इस पत्र पर क्या किया, ये इसी फाइल में नोटिंग है। ये 15/6/1931 की नोटिंग है। एच विलियमसन, ये आईबी में कोई सीनियर ऑफिसर रहे होंगे। ये क्या लिख रहे हैं, कहते हैं कि देयर इज अ डेफिनेट प्लान टू इरेक्ट बिल्डिंग्स एटसेट्रा इन ऑनर ऑफ मेन whose sole claim to fame is that they murdered police officers. I do not think any government in the world should allow this, and I am of the opinion that if there is no provision of law to stop it, some special provision should be made. It would, I think, be unwise to wait until funds have been collected and building has started. पक्की योजना है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, बनाई जाएंगी, और कोई भी सरकार इस दुनिया में ऐसे काम को इजाजत नहीं दे सकती है। और ये अगर कानून में प्रोविजन नहीं है इसको रोकने का, तो स्पेशल उपाय, इसके लिए स्पेशल प्रोविजन किए जाएं। इंतजार करना कि फंड इकट्ठा हो जाए और काम शुरू हो तब हम एक्शन लें, कहता है ये बेवकूफी होगी। ऐसा आईबी ने एडवाइज किया। और ये एडवाइस कहां गई, ये जाती है फिर होम डिपार्टमेंट में। आईबी भी होम डिपार्टमेंट के अंडर ही आता है, सीनियर लेवल पर होम डिपार्टमेंट में जाती है। एच.डब्ल्यू. एमर्सन उस जमाने में भारत सरकार के होम सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो ये कहिए सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट थे, होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे। 16/6/31 को ये पूछ रहे हैं कि हैव वी एनी पेपर्स, इसके संबंध में हमारे पास कुछ पेपर्स हैं क्या। एक लेटर तो मिला है जमनालाल बजाज को जो लिखा है, और पेपर्स वो पूछ रहे हैं। तो इस पे आगे कोई कार्रवाई करती भारत सरकार, उस कमेटी के उस काम को रोकने के लिए कोई कार्रवाई करती, उससे पहले एक और महत्वपूर्ण पत्र अंग्रेज सरकार के हाथ लगता है, पंजाब सीआईडी को। तो दोस्तों देख लेते हैं, 27 जून 1931 को पंजाब सिविल सेक्रेटरीट से ये कॉन्फिडेंशियल लेटर जो निकला, और किसको लिखा गया है, ये लिखा गया है भारत सरकार में होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी मिस्टर एच.डब्ल्यू. एमर्सन को। तो एक तरह से देश में सबसे बड़े जो ब्यूरोक्रेट उस जमाने में थे, उनको यह पत्र लिखा गया। और ये 4 लाइन का पत्र कितना इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़िए जरा, एक एक इसकी पंक्ति पढ़ें। माय डियर एमर्सन, एमर्सन को क्या कहा जा रहा है, आई एम डिजायर्ड टू फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ एन इंटरसेप्टेड लेटर फ्रॉम एम.के. गांधी। गांधी जी का एक पत्र हमने इंटरसेप्ट कर लिया है, बीच में ही पढ़ लिया है, खोल लिया है, उसकी कॉपी मैं आपको भेज रहा हूं। और आगे कहा, यू विल ऑफ कोर्स बी गुड एनफ टू प्रिजर्व द सीक्रेसी ऑफ दिस इंटरसेप्शन। नहीं खतरनाक चीज थी। गांधी जी देश के सबसे बड़े लीडर थे उस समय, उनके पत्र को अंग्रेज चोरी से पढ़ रहे थे, और ये भेद खुल गया तो बहुत मुश्किल हो सकती है, देश भर में हंगामा होगा। तो ये कहा जा रहा है भारत सरकार के होम सेक्रेटरी को कि आपसे ये आशा है कि आप इस पत्र के इंटरसेप्शन को सीक्रेट रखेंगे, ये बात बाहर नहीं निकलेगी। तो ये सब अंग्रेज कर रहे थे। गांधी जी का वो पत्र जो इंटरसेप्ट किया गया, उसके कंटेंट क्या थे, चलिए वो भी देख लेते हैं। ये देखिएगा, इसमें भी ऊपर लिखा गया है कॉन्फिडेंशियल। गांधी जी इस पत्र के सेंडर हैं, लिख रहे हैं,
20 जून 1931 को गांधी जी ने बोरसाड से यह पत्र लिखा है, इंग्लिश में लिखा गया। आनंद किशोर को, ये मेहता आनंद किशोर को ये एड्रेस्ड है। कौन है मेहता आनंद किशोर? दैट इज गिवन देयर, ही जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया भगत सिंह राजगुरु एंड सुखदेव मेमोरियल कमिटी। मेहता आनंद किशोर तक 22 जून 1931 को यह पत्र पहुंच भी गया। डेट ऑफ रिसीट ये कह रहे हैं। तो बीच में खोल लिया, पढ़ा, कंटेंट ले लिया और वापस बंद करके आगे भेज भी दिया। तो इस पत्र में लिखा क्या था गांधी जी ने, वो देख लेते हैं। और अंग्रेजों के लिए यह पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था जी। गांधी जी ने क्या लिखा? आई हैव योर लेटर ऑफ द 13th इंस्टेंट। 13 जून को आपने मुझे जो पत्र लिखा था वो मुझे मिल गया है। यानी कि इससे पहले, गांधी जी के इस पत्र से पहले मेहता आनंद किशोर ने 13 जून को उनको इस संबंध में पत्र लिखा था। वैसे उससे पहले भी मई में भी इनका पत्र व्यवहार हुआ है, आगे मैं वो भी दिखाऊंगा। खैर, अभी हम इस पे रुकते हैं। योर रीजनिंग डज नॉट अपील टू मी एट ऑल। आपने जो बात कही है ना, वो मुझे सही नहीं जचती बिल्कुल भी। क्या बात नहीं जचती? कहते हैं अ मेमोरियल इरेक्टेड इन ऑनर ऑफ एनीबडी, किसी की भी स्मृति में कोई स्मारक बनाना, अनडाउटेडली मीन्स दैट, निसंदेह इसका अर्थ यह होता है कि द मेमोरियलिस्ट्स वुड कॉपी द डीड्स ऑफ दोज इन हुज मेमोरी दे इरेक्ट द मेमोरियल, कि इस मेमोरियल को, स्मारक को बनाने वाले उसके कार्यों को फॉलो करेंगे, उसके रास्ते पर चलेंगे जिसकी याद में यह मेमोरियल इरेक्ट हो रहा है। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की स्मृति में मेमोरियल बनाने वाले कल उन्हीं के रास्ते पर आगे चलेंगे। इसका मतलब यह होता है, इट इज ऑल्सो एन इन्विटेशन टू पोस्टेरिटी टू कॉपी सच डीड्स। ये तो आने वाली पीढ़ियों को भी उसी रास्ते पर चलाने का इन्विटेशन होगा। आई एम देयरफॉर अनेबल टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ इन एनी वे विद द मेमोरियल। मैं किसी भी प्रकार से इस मेमोरियल के बनाए जाने के हक में नहीं हूं। गांधी जी ने यह पत्र मेहता आनंद किशोर को लिखा और अंग्रेजों को यह पत्र मिल गया बीच में, उनकी बाँछें खिल गई। क्यों खिल गई, कैसे खिल गई, यह भी देख लेते हैं। यहीं पे दिया है। हम कोई अपना इंटरप्रिटेशन नहीं देंगे, जो रिकॉर्ड बता रहे हैं ये देखिएगा। ये उसी फाइल में आगे की नोटिंग है। गांधी जी के इस पत्र को पढ़ने के बाद होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहां क्या लिखा जा रहा है ये आप यहां से देखें। इसमें खास तौर पे ये एमरसन 23 जून को अपना एक छोटा सा नोट डालते हैं। आई विश टू डिस्कस विद मिस्टर एवर्ट हु इज एट प्रेजेंट नॉट इन शिमला, प्लीज पुट अप ऑन 30th। 30 जून को दोबारा मेरे को रखना। ये भी कोई सीनियर ऑफिसर रहे होंगे, एवर्ट, जिससे एमरसन डिस्कस करना चाहते हैं, और वो उस टाइम शिमला में नहीं थे। खैर, बाद में वो आ जाते हैं और ये उनके सामने 30 जून को एमरसन के सामने फिर रखा जाता है। और अब एमरसन अपनी नोटिंग में ये देखेंगे, ये जो नोट है ना, ये H.W. एमरसन का ही नोट है। और वो किसको लिख रहे हैं? एमरसन कौन है? होम सेक्रेटरी। किसको लिख रहे हैं? ये जेसी क्रेरर को लिख रहे हैं 4 जुलाई को। और ये क्रेरर कौन है? ये भारत सरकार के होम मेंबर हैं। होम मेंबर का मतलब आज की दृष्टि में आप समझिए होम मिनिस्टर। तो उस समय के जो होम मिनिस्टर थे वो जेम्स क्रेरर होते थे। तो जेम्स क्रेरर को उन्होंने जो नोट लिख के भेजा है एमरसन ने, क्या लिखा है अब ये देखिएगा, इसमें पढ़िए। अंग्रेजों को इससे क्या पता चला? कहते हैं कि एज विल बी सीन फ्रॉम PUC 2। PUC 2 कौन सा है? PUC, इसमें 2 PUC हैं, 2 पेपर हैं। पहला मेहता आनंद किशोर का पत्र जो हम पहले देख चुके, जो जमनालाल बजाज को लिखा गया, और दूसरा गांधी जी का पत्र जो मेहता
आनंद किशोर को लिखा गया। तो उस नंबर 2 पीयूसी की हम अभी बात कर रहे हैं। मिस्टर गांधी हैज डेफिनेटली रिफ्यूज्ड टू बी एसोसिएटेड विद इट। गांधी जी ने पक्के तौर पर इस मेमोरियल के साथ अपना नाम जोड़ने से मना कर दिया है। पंजाब गवर्नमेंट हैव प्रोस्क्राइब्ड 2 or 3 अपील्स इशूड इन कनेक्शन विद द प्रपोजल। पंजाब सरकार ने भी जो अपील ऐसी जारी की गई, 2-3 अपीलों को प्रोस्क्राइब कर दिया है, जब्त कर दिया है, उनको बैन कर दिया है। एंड दे हैव सीज्ड अ नंबर ऑफ प्रिंटेड कॉपीज, प्रिंटेड कॉपीज भी उन्होंने सीज कर ली हैं। दे आर कीपिंग अ क्लोज वॉच फॉर एनी अपॉर्चुनिटी टू प्रोसिक्यूट एनी पर्सन who comes within the mischief of the law in regard to the proposal। और पंजाब सरकार बिल्कुल क्लोज वॉच कर रही है कि ये कमेटी वाले लोग जो मेमोरियल कमेटी बनी है, ये कानून के दायरे में वहां तक पहुंच जाएं जहां इनको प्रोसिक्यूट किया जा सके। और आगे कहते हैं, मिस्टर इवर्ट्स ओन व्यू इज दैट, इवर्ट से जिससे वो डिस्कस करना चाहते थे, इवर्ट ने क्या सलाह दी है? वो कहते हैं कि नो फर्दर एक्शन इज एट प्रेजेंट नेसेसरी और डिजायरेबल, कि अभी और कोई कार्रवाई हमें करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? ऑल्दो डेवलपमेंट्स विल, कहते हैं अभी कोई और कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है, पर हमें वॉच रखनी होगी। Although developments will of course have to be watched, निगाह तो रखनी पड़ेगी। कहते हैं पहले ही was in favor of action under the criminal law amendment act against the committee, कि एवर्ट ने पहले तो सलाह दी है कि इस कानून के तहत इस कमेटी अगेंस्ट एक्शन ले, लेकिन अभी आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि गांधी जी ने अपना नाम हटा लिया है। और इसमें बल्कि ऊपर देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि आगे क्या कहते, देखिए, हैविंग रिगार्ड टू द फेल्योर ऑफ द स्कीम ही थिंक्स ड्रास्टिक एक्शन इज अननेसेसरी एंड माइट गिव एन एडवर्टीजमेंट विच द प्रोमोटर्स वांट, कि अभी हमने कोई बड़ा एक्शन लिया इस पे तो उनको पब्लिसिटी मिलेगी, और वो यही चाहते हैं ये कमेटी वाले लोग। और ये स्कीम उनकी फेल हो गई है। फेल क्यों हो गई? कि गांधी जी ने अपना नाम जोड़ने से मना कर दिया। एंड नॉट ओनली दैट, वो कहते हैं किसी भी ऑनरेबल व्यक्ति ने साथ नहीं दिया इनका। क्या कह रहे हैं? आई हैव डिस्कस्ड विद मिस्टर इवर्ट हु टेल्स मी दैट सो फार द अपील हैज प्रूव्ड टू बी अ फेल्योर। अभी तक तो ये जो अपील वो कर रहे हैं फंड्स के लिए, ये फेल हुई है। क्यों? A very small sum has been collected, बहुत थोड़ा पैसा आया है। The proposal has not received the support of any respectable person। जिन बड़े बड़े नेताओं को पत्र लिखे जा रहे थे इस उम्मीद में कि वो सहयोग करेंगे, उनमें से कोई सामने नहीं आया है, किसी ने मदद नहीं की है, बहुत थोड़ा पैसा इकट्ठा हो पाया है। और आगे लिखते हैं कि गांधी जी ने साफ तौर पे मना कर दिया है। और जब गांधी जी ने मना कर दिया है फिर किसकी हिम्मत होगी? तो इससे अंग्रेज सरकार ने राहत की सांस ली कि जितने रिस्पेक्टेबल नेम्स हैं वो इस प्रोग्राम में शामिल नहीं है, इस प्रपोजल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और गांधी जी ने तो साफ तौर पे मना कर दिया है। तो अब ये स्कीम फेल समझो, हमें कोई सख्त वॉच रखें, और ऐसी हद तक अगर वो क्रॉस कर जाते हैं जहां उन पर मुकदमा कायम किया जा सके तो करेंगे, बाकी अभी चुप रहें और देखते हैं क्या होता है। तो ये हमने फाइल देखी, यहां पे ये फाइल टोटल 10 पेजेस की फाइल है, ये खत्म हो जाती है। गांधी जी का ये जो पत्र जो 20 जून को उन्होंने लिखा था, इससे पहले भी गांधी जी ने पत्र लिखा है, और वो पत्र हम देख लेते हैं। ये देखिए, यहां वो पत्र है, ये गांधी आश्रम सेवाग्राम .org का ऑफिशियल पोर्टल है। सेवाग्राम जो आश्रम है वर्धा के पास गांधी जी का, वहाँ 98 वॉल्यूम्स के मैंने पहले भी अलग वीडियोस में चर्चा की हैं। तो यहाँ ये वॉल्यूम 52 के पेज 219 पे ये पत्र है, ये भी आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पत्र हो जाता है। ये लेटर टू आनंद किशोर मेहता,
31 मई। इसमें गांधी जी क्या लिख रहे थे? आई हैव योर लेटर ऑफ 27 इंस्टेंट, यानी कि 27 मई को भी मेहता आनंद किशोर ने एक पत्र लिखा है गांधी जी को इसी संबंध में, विच यू हैव मार्क्ड रिमाइंडर। देखिए, वो भी 27 मई वाला भी रिमाइंडर है, यानी कि उससे पहले भी मेहता आनंद किशोर पत्र लिख चुके। लेकिन गांधी जी बता रहे हैं कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ द रिसीट ऑफ अ प्रीवियस लेटर। जो 27 मई को पत्र लिखा मेहता आनंद किशोर ने, उससे पहले जो पत्र लिखा था वो गांधी जी को नहीं मिला। आगे कहते हैं, आई एम सॉरी टू हैव टू टेल यू दैट आई कैन नॉट सिंपैथाइज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ योर मेमोरियल। जो मेमोरियल आप बनाना चाह रहे हैं, मैं उसके साथ सिंपैथी नहीं रख सकता, मच लेस गिव माई नेम टू द कमेटी। गांधी जी से इन्होंने पत्र लिखकर कहा होगा कि आप इस कमेटी से जुड़ें, आपका नाम होगा तो सारा देश सामने आएगा, मदद करेगा। तो गांधी जी ने कहा, मैं कोई सिंपैथी आपके इस कॉज के साथ नहीं रखता हूं, और कमेटी के साथ अपना नाम देने की तो बात ही नहीं उठती। इफ आई हैड एनी इन्फ्लुएंस ओवर द कमिटी, अगर मेरा कुछ जोर चलता इस कमेटी के ऊपर, आई शुड एडवाइज इट्स डिसबैंडमेंट, मैं इस कमेटी को डिसबैंड, बंद करने की सलाह देता। गांधी जी ने यह कहा। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस विषय में गांधी जी कहां खड़े थे। यह कंफ्यूजन तो नहीं रहता कि गांधी जी इस विषय पर क्या सोचते थे, क्यों सोचते थे। यह देख लेते हैं। गांधी जी ने साफ कहा कि भाई, वो पीछे वाला जो 20 जून का लेटर है, कि किसी की भी स्मृति में जब स्मारक बनता है तो उसका मतलब यह होता है कि वो स्मारक बनाने वाले उस व्यक्ति के रास्ते पर चलेंगे जिसकी स्मृति में स्मारक बन रहा है, और यह आने वाली पीढ़ियों को भी उसी रास्ते पर चलने की प्रेरणा देगा। इसलिए मैं इसके साथ नहीं जुड़ सकता। तो क्या गांधी जी का ऐसा सोचना सही था या सही नहीं था, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, ये नहीं है कि गांधी जी भगत सिंह और उन बलिदानियों की उस देशभक्ति और वीरता के कायल नहीं थे, ऐसा नहीं है। मानते थे गांधी जी इस बात को, इसका सम्मान करते थे गांधी जी। दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि गांधी जी भगत सिंह की लोकप्रियता से ईर्ष्या करते थे, इसलिए गांधी जी विरोध कर रहे थे। कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रद्द हो सकती थी, उन्होंने भगत सिंह को बचाने के लिए ईमानदार कोशिश नहीं की। इस विषय में तथ्य क्या कहते हैं, यह जानना है तो राष्ट्र वंदना चैनल पर एक प्लेलिस्ट है भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा, वो आप देखिए। उस सीरीज के पार्ट 49 भाग 49 में इस बारे में विस्तार से तथ्यों के साथ जानकारी दी गई है। डिस्क्रिप्शन हम आपको दे देंगे। देखिए, गांधी जी अहिंसा के अवतार थे, वे हिंसा का विरोध करें ये स्वाभाविक बात है। गांधी जी अहिंसा की लाठी के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, तो इस बात का तो स्वागत होना चाहिए। लेकिन है क्या कि हिंसा का सिलेक्टिव विरोध अगर होता है तो प्रश्न उठते हैं। वर्ष 1918 में गांधी जी स्वयं गुजरात के गांवों में घूम घूम कर अंग्रेजों की ओर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए फौजियों की भर्ती कर रहे थे। और ये मैं नहीं कह रहा, गांधी जी स्वयं अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में लिखते हैं। और क्या लिख रहे हैं वो मैं यहां पे देखिएगा, ये mkgandhi.org पर गांधी जी की सारी राइटिंग्स हैं। तो दोस्तों, क्या लिखते हैं गांधी जी अपनी ऑटोबायोग्राफी में, एक बार देख लेते हैं उस रिक्रूटिंग कैंपेन के बारे में। I used to issue leaflets asking people to enlist as recruits. One of the arguments I had used was distasteful to the commissioner. कमिश्नर को अच्छा नहीं लगा मेरा आर्ग्यूमेंट। क्या आर्ग्यूमेंट दिया था गांधी जी ने अपने इस पर्चे में? Among the many misdeeds of the British rule in India, भारत में अंग्रेजी राज में हुए गलत कामों में से, बहुत सारे गलत कामों में से, कहता है कि हिस्ट्री विल लुक अपॉन द एक्ट डिप्राइविंग अ होल नेशन ऑफ आर्म्स
एज द ब्लैकेस्ट, कि गांधी जी लिखते हैं कि इतिहास बताएगा कि अंग्रेजी राज के दौरान हुए गलत कामों में सबसे काला काम जो अंग्रेजों ने किया वो ये है कि उन्होंने भारत की पूरी जनता को शस्त्र विहीन कर दिया, एक देश को शस्त्र विहीन कर दिया, हमसे हथियार छीन लिए। अब बड़ी हैरानी की बात है, गांधी जी जो अहिंसा की जीवन भर दुहाई देते रहे हैं, वे अंग्रेजों के बुरे कामों में सबसे बुरा काम बता रहे हैं, लाइसेंस के बिना कोई भारतीय हथियार नहीं रख सकता, ये जो आर्म्स एक्ट अंग्रेज लेके आए उसको। और आगे क्या लिख रहे हैं, इफ वी वांट द आर्म्स एक्ट टू बी रिपील्ड, अगर हम चाहते हैं कि यह कानून वापस ले लिया जाए, इफ वी वांट टू लर्न द यूज ऑफ आर्म्स, अगर हम हथियारों का इस्तेमाल करना, हथियार चलाना सीखना चाहते हैं, बंदूक चलाना सीखना चाहते हैं, हियर इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यहां वो स्वर्णिम अवसर है, सुनहरा मौका है। तो देखिए, गांधी जी अपने देशवासियों से कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ये आर्म्स एक्ट वापस ले लिया जाए, जिसके बाद अब हमें हथियार रखने की इजाजत नहीं है, यह कानून अंग्रेज वापस ले लें, अगर आप चाहते हैं कि हम हथियार चलाना सीख जाएं, तो स्वर्णिम अवसर है, फौज में भर्ती हो जाओ, हथियार चलाना सीखो। 1918 में गांधी जी ये कह रहे हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि गांधी जी अपनी ऑटोबायोग्राफी में क्या लिख रहे हैं 1918 के उनके रिक्रूटिंग कैंपेन के बारे में, और इसको पढ़ते हैं तो ऐसा समझ में आता है कि जिस अहिंसा की गांधी जी बात करते थे वो कोई चॉइस नहीं थी, बल्कि शायद एक मजबूरी रही होगी। वो देख चुके थे इस बात को कि सारा देश शस्त्र विहीन है, ऐसे में अंग्रेजों के विरुद्ध अगर कुछ नौजवान, हमारे बहादुर देशभक्त नौजवान अगर बंदूक या पिस्तौल उठाकर लड़ने जाएंगे तो उससे देश आज़ाद नहीं होगा, उससे नुकसान होगा, ऐसा उनको लगता रहा होगा। वरना ये भाषा नहीं लिखते कि अगर आप चाहते हैं ये कानून वापस ले लिया जाए, आर्म्स एक्ट वापस ले लिया जाए, और आप हथियार चलाना सीखना चाहते हैं तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ऐसी बात वरना क्यों कहे होते गांधी जी। खैर, गांधी जी जो देख पा रहे थे, हो सकता है वो हम नहीं देख पाए। गांधी जी ने दुनिया देखी थी, बहुत लंबा अनुभव था उनका, उनको इस बात का आभास रहा होगा कि आने वाली पीढ़ियां भगत सिंह के आदर्श को समझे बिना उनके एक्शंस को कॉपी करने लगेंगी। भगत सिंह ने बंदूक उठाई या असेंबली में बम फेंके, ये तो लोगों को याद रहेगा, पर किन परिस्थितियों में उन्होंने ऐसा किया, उनके पास क्या और विकल्प थे, इस पर चर्चा नहीं होगी, इस पर विचार नहीं होगी। और अगर ऐसा हुआ, उनके एक्शंस को फॉलो करेंगे, उनके आइडियल्स को नहीं, तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। कुछ महीने पहले हमने अभी देखा ना, कुछ युवा हमारी संसद में घुसे, वहां हंगामा किया और वे स्वयं को भगत सिंह से प्रेरित बता रहे थे। उनकी शिकायत क्या थी? बेरोजगारी। देश में बहुत से लोग ऐसे भी थे जो उस बात का भी समर्थन कर रहे थे। 140 करोड़ लोगों का देश है, इनमें करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिन्हें सरकार से शिकायतें होंगी, खूब सारी शिकायतें होंगी। अगर उनमें से 1% भी ऐसी हरकतें करने लगें जैसे उन नौजवानों ने की, तो देश का क्या हाल होगा। सोचा, मुझे शिकायत है तो चलिए मैं संसद में घुस जाता हूं, आपको शिकायत है तो आप संसद में घुस जाते हैं, ऐसे करने लगेंगे, इस देश का क्या होगा। और दुर्भाग्य की बात यह कि कितने सारे बड़े बड़े लोग खड़े हो गए उनका समर्थन करने के लिए। तो हो सकता है गांधी जी ऐसा सोचकर ही भगत सिंह की स्मृति में बनने वाले स्मारक का विरोध कर रहे हों। गांधी जी भगत सिंह के रास्ते के कट्टर आलोचक थे, पर उनकी देशभक्ति और वीरता के वे कायल थे। 8 मई 1931 को सर डार्सी लिंडसे को उन्होंने एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने भगत सिंह को मैन ऑफ स्पॉटलेस कैरेक्टर एंड ऑफ ग्रेट डेयरिंग बताया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी भगत सिंह की स्मृति में बनने वाले स्मारक के गांधी जी द्वारा विरोध करने की। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।